चलिए आज देखते हैं WBCS मेंस में पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन आया है इस बार, उसको देखते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रेफर एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बोला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो उसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में इतने ज़्यादा अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना सारा चीज़ों को चेंजेस किया गया था कि ऐसा लग रहा था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। इतना चेंजेस हुआ था, इतना लार्ज अमाउंट का चेंजेस हुआ था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला कि कौन सा कमेटी के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सोरेन सिंह कमेटी के जरिए ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। और एक यहाँ पे नरसिम्हा कमेटी है, ये मेनली फेमस है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था, तो याद रखना बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए नरसिम्हा कमेटी को बनाया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब WBCS मेंस में इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन कौन सा शेड्यूल में मेंशन है वो पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd शेड्यूल। अच्छा, ये 12th शेड्यूल है। हम लोग सब जान रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, और इसको याद करने का एक अच्छा ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बोल के एक ट्रिक है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये आप लोग जानते ही होंगे इस ट्रिक को। इसके जरिए ये 12 लेटर है, इसी 12 लेटर से पूरा 12 शेड्यूल को याद कर लिया जाता है बहुत ईजी तरीके से। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। बोले प्रेसिडेंट जो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, वो बोल रहा है कि क्या क्या फील्ड से उनको किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। ये उनको किया जाता है आर्ट से, लिटरेचर एंड सोशल साइंस, सोशल सर्विस से किया जाता है। यहाँ पे कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है मेंशन यहाँ पे, ना ही स्पोर्ट्स है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि फिल्म स्टार्स लोगों को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है पिछली कई बार, जैसे कि रेखा को बनाया गया था, उसके बाद हेमा मालिनी को भी बनाया गया था, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, है ना। हालांकि स्पोर्ट्स और फिल्म है नहीं, लेकिन फिर भी फिल्म स्टार को और स्पोर्ट्स स्टार को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। तो कैसे हुआ, वो सोशल सर्विस के ग्राउंड पे उन लोगों को किया गया था, इस ग्राउंड पे किया गया था, सोशल सर्विस के ग्राउंड पे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर पे बोला गया है कि डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट इन इंडिया कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर। अब बोल रहा है कि ये स्टेट्स में अगर डिस्प्यूट हो जाए, ये कोई स्टेट ए है, ये कोई स्टेट बी है, अब मान लिया कि किसी वजह से इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा ज्यूरिडिक्शन के जरिए उनका डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो जब भी स्टेट में कोई डिस्प्यूट होता है, या स्टेट सेंट्रल में कोई डिस्प्यूट होता है, या स्टेट वर्सेस डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स मिला के सेंटर के दरमियान में कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो सारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। और ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में होता यह है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाता है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस मांगा जाता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पे हमको कोई डिसीजन लेना है, तो हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, उसे बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ये आर्टिकल 143 के अंदर आता है। और एक ये है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, मतलब होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट से कोई बड़ा कोर्ट में अगर हमको कोई केस को अपील करना हुआ, तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के जरिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में
अगर हम लोग करना चाहें अपील तो हम लोग अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के जरिए कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 136 में मेंशन किया गया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। और ये तो डेट पता ही है, सभी को पता होगा, ये इंडिपेंडेंस डे हम लोग का देश में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, केम इनटू फोर्स, ये फोर्स में आ गया था, यानी लागू हो गया था इस दिन से, 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद बोल रहा है द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ, अब बोले कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है किसका, ये होता है वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, ये होता है राज्यसभा का। अच्छा, ये एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है ना, तो वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है ना, राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी ऑटोमेटिक बन जाएगा जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, इसीलिए इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो राज्यसभा, यहाँ पे बोला गया कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल था एंड 8 शेड्यूल था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर प्रेसिडेंट नॉर वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल, बोल रहा है कि जब कोई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो तो उस टाइम प्रेसिडेंट के ड्यूटी को कौन अदा करेगा, तो इसमें हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं, और इसका एक अच्छा एग्जांपल है जस्टिस हिदायतुल्ला। जस्टिस हिदायतुल्ला जो थे ये CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और एक बार ऐसा हुआ था कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं थे तो ये प्रेसिडेंट बने थे, जस्टिस हिदायतुल्ला बने थे प्रेसिडेंट एज अ, जब वो चीफ जस्टिस थे। 10 नंबर में बोल रहा है हाउ मेनी आर्टिकल वेयर रिटेन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कितना आर्टिकल था, तो 395 आर्टिकल था, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये हो जाएगा HJ कानिया। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, तो वो हो जाएगा फातिमा बीबी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थी लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस थी। उसके बाद हम लोग के इंडिया में कोई भी फीमेल अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सिर्फ अभी तक मेल ही होते हुए आए, कोई भी फीमेल नहीं बनी है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अभी एक जज हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में, उनका नाम है क्या, हाँ नागा रत्ना एक नाम है उनका, नागा रत्ना नाम है, नागा रत्ना। बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी जिनको 2027 में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस नहीं बनी है। उसके बाद बोला गया है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2011। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा पार्ट में हम लोग का मेंशन है, पार्ट 4A में मेंशन किया गया है। और कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, ये सारा क्वेश्चन आता है, कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। उसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1864, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1862 में कैलकाटा हाई कोर्ट को।
उसके बाद देखते हैं 14 नंबर में, राइट टू प्रॉपर्टी वाज ड्रॉप फ्रॉम द लिस्ट फंडामेंटल राइट बाय द, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट्स हुआ था 1978 में, ठीक है। इससे पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर आता था, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट है, एक लीगल राइट है, और वो आता है आर्टिकल 300A के अंदर, आता है 300A के अंदर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया अनलेस एंड अनटिल, बोल रहा है कि कोई भी बिल जो है वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक क्या होगा, उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन ना कर दे। इसका आंसर डी हो जाएगा। कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में आता है तो पहले लोकसभा से पास करवाया जाता है, उसके बाद फिर उसको राज्यसभा से पास करवाया जाता है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट बिल को साइन नहीं किए तो क्या होगा, बिल कभी भी एक्ट नहीं बनेगा। इसलिए प्रेसिडेंट का साइन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ये इतने ही रखते हैं, हो गया क्वेश्चन ख़त्म। और आप लोग अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आप लोगों का क्वेश्चन कितना सही हुआ और 15 में आपका कितना स्कोर आ रहा है, मुझे बताइए।